आज हम कक्षा 10 मैथ के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का हम दूसरा लेक्चर 1 में आपको बताया गया था कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं क्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसके बाद सम संख्याएं, विषम संख्याएं, तत्पश्चात परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इसके बारे में बताया गया था। और इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद हमने वास्तविक संख्या बताया था, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त रूप हो। अर्थात परिमेय संख्याएं हम कह सकते हैं माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय जितनी भी संख्याएं हैं, सभी को हम जो संयुक्त रूप होता है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात 1/2 भी हो वो भी रियल नंबर है, अगर 1/2 हो वो भी रियल नंबर है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही पूर्ण संख्या -1 +1 जितने भी ऑल नंबर्स माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच होते हैं उन्हीं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने बताया था कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका तथा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसकी डिफिनीशन हो गई थी जिसमें हमने यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका। प्यारे बच्चों, इसका जो स्टेटमेंट था मैंने बताया था, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, ए और बी, जिसको हम आप निचली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि भाजक भाज्य भागफल शेष। यदि मुझे भाज्य ज्ञात करना हो तब हम भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल को हम जोड़ते हैं, तभी मुझे भाज्य मिलता है। प्यारे बच्चों, वही चीज है यहाँ पे। यदि हम भाज्य को ए से प्रदर्शित करें, भाजक को बी से प्रदर्शित करें और भागफल को क्यू से प्रदर्शित करें तथा शेषफल को आर से प्रदर्शित करें, तो वही रिलेशन है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये इसका नियम होता है। अब ए क्या है? ए यही है भाज्य, बी क्या है? भाजक है, क्यू क्या है? कोशिएंट भागफल है, और शेषफल क्या है? आर है। परंतु इसमें एक प्रतिबंध होता है कि शेषफल का मान सदैव भाजक से छोटा होगा। कहने का मतलब यह है कि शेषफल का मान या तो 0 होगा या तो भाजक से छोटा होगा, परंतु भाजक से बड़ा नहीं होगा। यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का जो एप्लीकेशंस होता है
जो अनुप्रयोग होता है यह दो या दो से अधिक संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई दो संख्याएं दी गई हैं, उनका मुझे महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना हो, तब हम इस एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो आप ये जो कॉन्सेप्ट है a इक्वल बी क्यू प्लस आर और रिमाइंडर का मान अर्थात 0 इज लेस और इक्वल देन आर इज लेस देन बी, इसका मतलब है कि शेषफल का मान सदैव 0 के बराबर हो सकता है और भाजक से छोटा होगा, लेकिन भाजक से कभी भी शेषफल का मान बड़ा नहीं होगा। अब इसका हम अनुप्रयोग करेंगे। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135, 135 एंड 225। 135 और 225 का एचसीएफ हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के विधि से ज्ञात करते हैं। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, आपने महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधियों का अध्ययन किए होंगे। पहली विधि गुणनखंड विधि और जो दूसरी विधि थी वो भाग विधि थी। तो निकाला जाए 135 तथा 225 का एचसीएफ हमें निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से। तो सबसे पहले हम यहाँ रफली यूज करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे क्या होता है। अब देखिए 135 और 225 हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो लिखेंगे 135 भागा 225, भाग एक बार जाएगी, हो जाएगा 135 90 आएगा। अब 90 क्या है, ये रिमाइंडर 225 में से 135 घटाएंगे तो ये 90 आएगा। ये 90 क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मान हम तब तक इसको भाग विधि से ज्ञात करते हैं जब तक रिमाइंडर का मान 0 के बराबर ना आए। अब ये 90 को हम भाजक मान लेंगे और 135 को हम भाज्य मान लेंगे। तो फिर अब शुरू करेंगे 90 भागा 135, कितनी बार भाग जाएगी, भाग एक बार जाएगी तो 90। 45 आया, फिर भी देखिए रिमाइंडर का मान 0 नहीं आया, फिर अगेन हम इसे भाजक मान लेंगे, इसे भाज्य मान लेंगे। तो 45 दूनी 90। अब देखिए रिमाइंडर का मान क्या आ रहा है, 0 के बराबर। तो जिस संख्या से भाग देने पे रिमाइंडर का मान 0 के बराबर आ जाए, वही जो संख्या होती है उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों 135 और 225 का जो एचसीएफ प्राप्त हुआ यह हुआ 45। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम उसे लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम जो 225 है इसको हम a मान लेंगे और जो 135 है इसे हम b मान लेंगे। और जो नियम है यूक्लिड डिवीजन, तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात 225 बराबर कितना आएगा, 135 गुणे 1 धन 90। 135 गुणे 1 धन 90। ये धन 90 क्या है, यही रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मान 0 के बराबर नहीं है। तो यह प्रक्रिया हम पुनः इस्तेमाल करेंगे जो हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर किया है। अब देखिए यहाँ 135, अब इसको हम भाज्य मान लेंगे, ये हो जाएगा 135 इक्वल, देखिए यहाँ पे अब इसे हम भाज्य मान लेंगे तो फिर 90 गुणे 1 धन 45, 90 गुणे 1 धन 45।
यहाँ जो 45 है ये रिमाइंडर है, यहाँ भी रिमाइंडर का मान 0 के बराबर नहीं है। यह प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल का मान 0 के बराबर ना आ जाए। तो पुनः हम 90 इक्वल 45 गुणे 2, देखिए जो मैंने भाग विधि से निकाला है एचसीएफ 45 गुणे 2, तो 45 गुणे 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर का मान 0 के बराबर प्राप्त हो गया, तो जिस संख्या से भाग देने पे रिमाइंडर का मान, शेषफल का मान 0 प्राप्त हो जाता है, उसी संख्या को हम कहते हैं एचसीएफ। अर्थात यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ ज्ञात करना था वो आपका 45 अर्थात 45 है, तो आपका ये आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। पुनः एक और प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ 867 एंड 255, अर्थात 255 और 867 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। प्यारे बच्चों, जो इसका रूल्स होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर, अर्थात यहां जो मैं कहता था भाज्य भागफल शेषफल, इसकी अंग्रेजी होती है डिवीजर। डिवीजर को भाजक कहते हैं, डिवाइडेंड को भाज्य कहते हैं, कोशिएंट को भागफल कहते हैं, रिमाइंडर को आर कहते हैं। जो मैंने भी बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, वही है। तो अब इसको हम पहले निकालेंगे कि कितनी बार भाग जाएगी भाग विधि के द्वारा, उसके बाद हम इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 255 भागे 867। अब देखिए भाग कितनी बार जाएगी, तो भाग 3 बार जाएगी, इसमें भाग 3 बार जाएगी। तो देखिए भाग कितना बार जाती है, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 1 16 और 3 × 2 = 6, 1 7, 765 प्राप्त होगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 मिलेगा और 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर का मान 0 के बराबर नहीं मिल रहा है, यही प्रक्रिया हम यहाँ नोट कर लेंगे। अर्थात 867 इक्वल 255 गुणा 3 धन 102। अब जो यहाँ 102 प्राप्त होगा ये रिमाइंडर है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यह प्रक्रिया पुनः शुरुआत करेंगे 255 और 102 को लेकर। तो दोबारा भाग देख के चेक कर लीजिए क्या आएगा, 102 भागा 255। तो देखिए भाग कितनी बार जाएगी, तो भाग 2 बार जाएगी, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 204। तो घटाएंगे तो आएगा 51। देखिए अब 51 भी 0 के बराबर नहीं है, 51 क्या रिमाइंडर है, यह भी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे किसको किसको लिया जाएगा, 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस जो यहाँ पे शेषफल प्राप्त हुआ 51। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। यह प्रक्रिया हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक इस रिमाइंडर का मान 0 के बराबर ना प्राप्त हो जाए। अर्थात अब 102 और 51 को हम लेके भाग देंगे तो देखिए क्या मिलता है, 51 भागा 102। तो अब भाग 2 बार चली जाएगी तो हो जाएगा 102। यहाँ पे शेषफल का मान 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है। पुनः हम लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2
धन 0। r का मान क्या है, 0 के बराबर है। मैंने बताया था जब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने बताया था तो आपको बताया था कि जिस संख्या से भाग देने पे शेषफल का मान 0 प्राप्त हो जाए वही संख्या दी गई संख्या का HCF होता है, वही संख्या महत्तम समापवर्तक होता है। यहाँ लिखेंगे हेंस या अतः 867 व 255 का HCF ये आपका 51 होगा, ये आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, दी गई एक्सरसाइज में इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, 2 संख्याएं या 3 संख्या पूछे तो उनका आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ऐसे निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो अगला प्रकरण है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM का मान ज्ञात करना, अर्थात प्राइम फैक्टर्स के द्वारा महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक के मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर से किसी संख्या का कैसे मान ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। कैसे किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम छोटी से छोटी संख्या से प्रयास करेंगे कि इसमें भाग चली जाए, नहीं जाएगी तो हम बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 से भाग चली जाएगी तो 2 साते 14 70 आएगा, पुनः 2 से भाग देंगे इसमें 35 आएगा। अब 2 से भाग नहीं जाएगी, 3 से भी भाग नहीं जाएगी, 4 से भी नहीं जाएगी, लेकिन 5 से भाग चली जाएगी। 5 साते 35 और 7 इकाएं 7। तो इसका फैक्टराइज क्या हुआ, 140 इक्वल 2। अब देखिए 2 कितनी बार यूज किया गया है, 2 बार आया है, तो लिखेंगे 2 पे घाते 2 गुना 5 गुना 7। तो यही 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। प्राइम फैक्टर्स दी गई संख्या 140 का यही होगा। एक और संख्या लेते हैं, 156। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो सेम यही विधि उपयोग करेंगे। अब देखेंगे 156 सबसे छोटी से छोटी किस संख्या से विभाजित हो सकती है, तो 2 से काटेंगे तो 2 साते 14, 1 6, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 और 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 2 इकाएं 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 इकाएं 3 3 त्रिका 9, अब 13 से कटेगा, 13 इकाएं 13। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 156 बराबर 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 टू द पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो प्यारे बच्चों, यही 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह है कि जो भी गुणनखंड प्राप्त हो उनकी पुनरावृत्ति ना हो, अर्थात उसको चाहे जितने भी पावर कितनी बार आई हो उसे पावर लगा कर लिख देंगे, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि किसी भी दी गई संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रकरण है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो एक क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस है, फाइंड द LCM एंड HCF
of the following pairs of integers and verify that LCM SCF equal product of two numbers। तो हम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है, 26 का फैक्टराइज कर लेते हैं। 26 का फैक्टराइज क्या होगा, तो 2 गुना 13, ये इसका फैक्टराइज होगा, करके आप चेक कर सकते हैं। ये आपका मान। इसी प्रकार से हम जो 91 है इसका फैक्टराइज कर लेंगे, 91 का फैक्टराइज। तो 3 से कटेगा नहीं ये 7 से कटेगा, 13 आएगा, अब 13 से कटेगा 13 से 91। तो यहां पर फैक्टराइज होगा 7 गुना 13। प्यारे बच्चों, जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं दी गई संख्या का एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अर्थात 26 और 91 का जो कॉमन फैक्टर है या कॉमन बिंदु है वो 13 है, 13 है। तो एचसीएफ ऑफ 26 and 91 इक्वल 13, अर्थात 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा वह 13 होगा, 13 होगा, क्योंकि दोनों के गुणनखंड में 13 जो है वो कॉमन पॉइंट है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम प्यारे बच्चों, एलसीएम में सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट कॉमन पॉइंट्स, मतलब सबसे पहले हम जो दिए गए फैक्टर के उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहां दोनों में कॉमन फैक्टर है 13 हमने लिख दिया। इसके बाद जो दोनों अंकों के शेष बचे हुए फैक्टर होते हैं उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 बचा हुआ है और इसमें 7 बचा हुआ है। अब इसी का हम मान ज्ञात कर लेंगे, अर्थात 13 मल्टीप्लाई 14, 13 गुणे 14, तो गुणा कर लेंगे 182, अर्थात 182। तो हमें उम्मीद है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप 2 दी गई या 2 से अधिक संख्याओं का आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, एचसीएफ में जो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसको लिख लेंगे और एलसीएम में 2 दी गई संख्याओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसको लिखते हैं। उसके बाद जो दोनों के शेष बिंदु बचते हैं उसको हम नोट कर लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करके मान निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को हल करिएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, अर्थात सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करें कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, बोर्ड की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष संख्याएं बदल देता है और यह क्वेश्चन रिपीट होता है
कि सिद्ध करें कि करड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं सेम टाइप्स। तो देखिए कैसे प्रूव किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम कंट्राडिक्शन लॉ लगाते हैं, विरोधाभास का नियम। यह तभी सिद्ध होगा जब हम कंट्राडिक्शन लॉ लगाएंगे। कंट्राडिक्शन लॉ, विरोधाभास का नियम। हम मानेंगे कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, हम मानेंगे, और अंतिम में वह दिखा देंगे कि जो हमने माना था वो गलत है। जो हमने माना था वो गलत है, तो सही क्या होगा? जो दिया गया प्रश्न है। तो इस विरोधाभास नियम के तहत इसे हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, यह मानेंगे। जब माने हैं तो हमने परिमेय संख्या की परिभाषा बताया है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 के बराबर ना हो, तथा p और q दोनों पूर्णांक हों, ना कि एक, और p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य, को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है। जिनका एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 2 इक्वल p बटा q, क्योंकि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं। अब इसके जो फीचर्स हैं, जो इसके नियम हैं, बगल में लिख देंगे कि p और q दोनों पूर्णांक, इंटीजर। p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। p और q दोनों पूर्णांक हैं। p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका क्या मतलब? p एंड q को प्राइम नंबर्स। व्हाट इज को प्राइम नंबर्स? 2 नंबर्स ऑफ एचसीएफ इज 1, अर्थात 2 संख्याओं के एचसीएफ क्या हो? 1 हो। उसी को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तथा q नॉट इक्वल 0, q का मान 0 के बराबर ना हो। एक कंडीशंस जब फॉलो होते हैं तभी हम कहते हैं कि कोई संख्या क्या है? परिमेय संख्या। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए, क्या मिलेगा? 2 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब हम यहां से यह कह सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2। इसको हम यहां ले सकते हैं, 2 को नीचे ले सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। यहां से क्या निष्कर्ष मिला प्यारे बच्चों? यह विचार करिए, यहां से निष्कर्ष क्या मिला? मैं आपसे कहूं कि 8 बटे 2 बराबर 4, इसका क्या मतलब है? 8 जो 2 है, ये 8 का क्या है? एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड नहीं होता तो ये 4 प्राप्त नहीं होता। बहुत ध्यान समझने की बात है प्यारे बच्चों, ये कुछ है नहीं इसमें, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते, सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हम 8 बटा 2 बराबर 4 लिखे, इसका क्या मतलब है? कि ये जो 8 है, ये 2 का क्या है? ये गुणनखंड है कि नहीं? तभी तो 2 चौपाट हुआ है। तो इसी प्रकार से यहां क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर 2 से विभाज्य,
p स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। अगर विभाज्य न होता तो q का मान नहीं प्राप्त होता, जैसे यहाँ प्राप्त होगा। तो जब p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी तो 2 से विभाज्य होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। यहां से हमें एक निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। यदि 16 2 से विभाज्य है तो 4 भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब हम मानेंगे, माना p बराबर 2m मान लीजिए, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, 2 में रख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, क्या मिलेगा, q स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर बटे 2, हल करेंगे तो मिलेगा 4m स्क्वायर बटे 2, और हल करेंगे तो मिलेगा 2m स्क्वायर बटे 2, नहीं बस 2m स्क्वायर। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि m स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर बटे 2। ध्यान से देखिएगा, ये दो है, नीचे चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 2। तो अब वही कॉन्सेप्ट फिर यहां लगाएंगे कि p स्क्वायर जब 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगी। यहां पे क्या कह सकते हैं, q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा। यही कॉन्सेप्ट यहां लिखेंगे कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य मींस भाग पूरी चली जाए, अतः q भी 2 से विभाज्य होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने जो इसे समीकरण थर्ड मान लीजिए, यहां से हम देखिए क्या निष्कर्ष पाए कि p भी 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। हमने यहां पे परिभाषा में कहा है कि p और q सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ p 2 से विभाज्य है, q 2 से विभाज्य। इसका मतलब यह है कि जो p में भी 2 से भाग जा सकती है और q में भी 2 से भाग जा सकती है, अर्थात इसका HCF 2 मिल रहा है और नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो जो कि सरासर गलत है। तो लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उपरोक्त से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि नियमानुसार गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां हम कह दिए हैं कि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिलना चाहिए, और जो कि मिला क्या है, 2। देखिए यहां भी 2 मिला है और यहां भी 2 मिला है, देखिए दोनों जगह 2 मिला है। अतः जब गलत है तो हम क्या कहेंगे, वही विरोधाभास का नियम है कि जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया, तो सही क्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड की दृष्टि से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसमें हम विरोधाभास के नियम से लगाते हैं, कंट्राडिक्शन लॉ,
मान लेते हैं कि कर्णिक 2 एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे जो p और q का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो 1 होता है। और हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ 2 दिखा रहे हैं, 2 दिखा रहे हैं, तो हमने जो माना था वो उसके विपरीत आ रहा है। अगर वही आ जाता था तो सही हो जाता, लेकिन वो विपरीत आ रहा है। अर्थात जो हमारा इजेक्शन है, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। तो सही क्या है, जो प्रश्न में दिया है कर्णिक 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस प्यारे बच्चों, और भी क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी और जो भी पब्लिकेशंस, मनोहर पब्लिकेशंस और बालाजी पब्लिकेशंस, बहुत सी किताबें में बहुत से प्रश्न दिए गए हैं कि कर्णिक में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कर्णिक में 5 एक अपरिमेय संख्या है, कर्णिक में 7 एक अपरिमेय संख्या है। सबको इसी पैटर्न पे हम हल कर देंगे। हल करिएगा। लेक्चर 3 में आपको हम लंबी विधि के बिना किसी दिए गए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ाएंगे कि कब कोई संख्या अशांत प्रसार की होती है, कब कोई संख्या शांत प्रसार की होती है, और कुछ एप्लीकेशंस हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।